व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग नया एक पार्ट करेंगे जर्नल का, जिसका नाम है जर्नल विथ जीएसटी। यानी कि जीएसटी का इम्पैक्ट जर्नल में कैसे पड़ता है और उसका जर्नल क्या होता है वो देखेंगे। मगर उससे पहले हम थोड़ा सा जीएसटी के बारे में ओवरव्यू देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग को जीएसटी के बारे में नाम तो सुना होगा, मगर जीएसटी का काम क्या होता है, कि उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका रेट्स क्या होता है, उसको पता नहीं है। दूसरी बात है कि तुम लोग क्लास 11 में हो तो ऑब्वियसली जीएसटी के बारे में थोड़ा सा कम ही जानते होगे। खाली ये जानते होगे कि जीएसटी बोल के हम लोग का कुछ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना? शायद बहुत लोग जानते हैं। तो बात ये है कि जीएसटी हम लोग का जब इंडिया में आया था, यानी कि इंडिया में टैक्स चार्ज होना स्टार्ट हुआ, वो है 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 जीएसटी का इम्पैक्ट चालू हुआ। जीएसटी बोलने से पहले हम लोग को टैक्स के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी इज पार्ट ऑफ टैक्स। तो टैक्स हम लोग को देना पड़ता है, यू नो दैट, कि गवर्नमेंट को हम लोग को देना पड़ता है। और गवर्नमेंट हम लोग से इसलिए टैक्स लेता है क्योंकि वो पैसा से हम लोग का जो रोड कंस्ट्रक्शंस होता है, ब्रिज कंस्ट्रक्शंस होता है, आर्मी लोग का जो पेमेंट होता है, स्कूल कॉलेज का जो खर्चा होता है, वो सब पेमेंट टैक्स से दिया जाता है। और भी बहुत सारा काम होता है, ये मेन हम हाईलाइट किए नाम को। अब बात ये है कि हम लोग जो टैक्स देते हैं, ये तो टैक्स देना ही चाहिए, मगर टैक्स दो स्लॉट में होता है। टैक्स दो स्लॉट में होता है, यानी कि टैक्स इज divided two part, is a direct tax and indirect tax। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है जिसका इनकम वो अर्न कर रहा है, उसका ही नाम का टैक्स देना पड़ता है, मतलब उसको ही अपना इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है टू द गवर्नमेंट। एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि अर्निंग कोई दूसरा पर्सन करता है और टैक्स कोई दूसरा भरता है। सही। तो इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज़्यादा काम का होता है, यानी कि डेली पर्पस में जो हम लोग काम में जो टैक्स देते हैं, जो खाने पीने में हम लोग टैक्स देते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई भी सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो उसका जो टैक्स देना पड़ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स बहुत कम लोग को ही दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स वो लोग देता है जो लोग अर्निंग पर्सन है, और इनडायरेक्ट टैक्स सबके ऊपर लागू होता है, यानी कि लेविड होता है। लेविड का मतलब होता है चार्ज होना। अब बात ये है कि अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स का बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में 2017 से पहले वैट था, सीएसटी था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी था। ठीक है, ये इतना सारा टैक्स था इनडायरेक्ट टैक्स में, और भी बहुत सारा छोटा छोटा टैक्स था। अब बात ये है कि 2017 जुलाई से ये सब टैक्स हट गया। वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये हट गया, और उसके बदले में, यानी कि उसके बिहाफ में हम लोग का आ गया जीएसटी। ठीक, यानी कि इतना सारा टैक्स हम लोग को जो देना पड़ता था वो एक साथ नहीं देना है, मतलब अलग अलग करके नहीं देना है, एक साथ करके हमको देना है। यानी कि इसके बिहाफ में क्या आ गया? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब बात यह है कि जीएसटी ये सबको अगर बदले में, मतलब ये सब का बदले में अगर जीएसटी हम दे रहे हैं, तो जीएसटी कौन सा पर्पस के लिए हम देंगे? ठीक है, कौन सा पर्पस चीज के लिए हम लोग जीएसटी देंगे? तो जीएसटी हम लोग गुड्स के ऊपर भी देते हैं, सर्विस के ऊपर भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसलिए देखो, सर्विस टैक्स को भी अलग जो था वो उसमें इंक्लूड कर दिया, यानी कि जीएसटी में इंक्लूड कर दिया। अलग से सर्विस टैक्स हम लोग को पे करना नहीं। और वैट, सीएसटी एंड ईडी जो था, यानी कि एक्साइज ड्यूटी जो था, वो सब गुड्स के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर था। कुछ हद तक खाने पीने के ऊपर भी था, यानी कि प्रोडक्ट ही हुआ वो सब। तो बात ये है कि प्रोडक्ट यानी कि गुड्स हो गया, और सर्विस टैक्स यानी कि सर्विस हो गया, दोनों को कंपाइल करके
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हुआ, बात क्लियर हुआ। दूसरी बात कि जब हम लोग जीएसटी देते हैं तो वो दो हिस्से में देते हैं, ठीक है, यानी कि जीएसटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है इंटर स्टेट सेल, एक होता है इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है विद इन स्टेट, विद इन स्टेट का मतलब होता है अगर हम कोलकाता में बिलोंग कर रहे हैं और कोलकाता में ही हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कोलकाता में ही हम बिलोंग करते हैं, मेरा बिजनेस कोलकाता में ही है और हम कोलकाता में ही सेल और परचेज करते हैं, दैट इज द इंट्रा स्टेट सेल, यानी कि विद इन स्टेट सेल। अगर ऐसा सेल हो रहा है यानी कि ए बी को सेल कर रहा है मगर वो दोनों ही कोलकाता में बिलोंग करता है, तो उस केस में हम लोग को टैक्स दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक है, यानी कि एक पोर्शन जाएगा 50% पोर्शन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 50% पोर्शन जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता है, जीएसटी जाता है, उसका नाम होता है एसजीएसटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता है वो जाता है सीजीएसटी, ठीक है, शायद तुम लोग देख भी पा रहे हो। तो बात ये है कि डिवाइडेड अब रूल्स यहाँ पर चल रहा है, यानी कि 50% गवर्नमेंट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये बात तो क्लियर है। अब बात बचा रहा कि अगर सर हम कोलकाता में बिलोंग करते हैं तो कोलकाता से अगर हम दूसरा कोई स्टेट में भेजते हैं, हो ही सकता है ना कि दूसरा कोई स्टेट से हम इंपोर्ट करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे हम लोग को देना पड़ेगा इंटर स्टेट सेल, यानी कि इसको बोला जाता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटर जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी भी बोल सकते हो, तो स्टेट को हटा के आई को खाली रखा है, तो इंटर स्टेट जीएसटी, इंटर जीएसटी भी बोल सकते हो। बात ये है कि यहाँ पर हम लोग को तीन पार्ट में एक्चुअली हम लोग देख पा रहे हैं, टैक्स तीन पार्ट में देख पा रहे हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, बट यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से टैक्स होता है। अब सिचुएशंस और कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग को टैक्स देना पड़ता है वो हम लोग देख ले, और उसके साथ हम लोग को टैक्स का कितना रेट है, रेट ऑफ जीएसटी भी हम लोग को देखना चाहिए। सो रेट ऑफ जीएसटी हम लोग के पास 5 है। 0%, एक होता है 5%, एक होता है 12%, एक होता है 18%, एक होता है 28% मैक्सिमम लेवल, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई 1 लाख का गुड्स खरीदता है और उसको अगर वो चीज़ अगर 28% टैक्सेबल है तो उसको 28,000 का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, वैसे पहले और भी ज़्यादा दिया जाता था, अभी तो उसके हिसाब से कम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पहले हम लोग को इतना सारा टैक्स देना पड़ता था, उसको कंबाइन करके एक टैक्स हो गया, तो ये तो अच्छी बात है। अब बात ये है कि हम लोग को 0% में, 5% में, 12% में, 18% में एंड 28% में कितना कौन सा गुड्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, बहुत लोग को ये शायद पता नहीं होगा। तो 0% में आता है वेजिटेबल, ग्रेन्स, मिल्क, आपका न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ठीक है, यानी कि ये चीज़ के ऊपर 0% यानी कि कोई टैक्स नहीं चार्ज होता है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो 5% का केस में टी, कॉफ़ी, शुगर, कोल, एलपीजी गैस जो होता है और मेडिसिन, ये सब के ऊपर 5% हम लोग को टैक्स देना पड़ता है जीएसटी। अगर 12% का बात करें तो बटर, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, लेदर, ठीक है, कैंडल्स एक्सेट्रा, बाईसाइकिल ऑल्सो, बाईसाइकिल मतलब होता है मोटरसाइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं बाइक, तो उसके ऊपर भी हम लोग को जीएसटी देना पड़ता है 12%। 18% का अगर बात करें तो वो हम लोग को बहुत ज़्यादा यूजफुल है, यानी कि डेली पर्पस में लगता है, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब के ऊपर हम लोग को 18% का रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। और 28% के ऊपर जो है वो लग्जरी गुड्स के ऊपर हम लोग को दिया जाता है, यानी कि एसी, फ्रिज, कार्स, ठीक है, मेकअप किट्स, ये सब के ऊपर, यानी कि जो लग्जरी गुड्स, तो ये सब चीज़ के ऊपर हम लोग को जीएसटी होता है। और हम
ये भी बोल दिए कि रेट ऑफ जीएसटी कितना होना चाहिए। ठीक, अब बात करें तो 18%, जहां पर 18%, 12%, जो भी परसेंटेज तुम लोग सोच सकते हो, 18%, 5%, 12%, 28%, ठीक है ना। और 0% तो है, मगर 0% को माना नहीं जा सकता क्योंकि टैक्स तो नहीं होगा, जीरो है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोलकाता में बैठ के कोई कोलकाता में बेच रहा है कोई गुड्स, मान लो कि टूथपेस्ट सेल करता है वो, ए बी को टूथपेस्ट सेल करता है, तो कितना परसेंटेज हमको टैक्स देना पड़ेगा सर? 18%। अब 18% कैसे होगा? सिंस वो कोलकाता में रह के कोलकाता में ही बेच रहा है, यानी कि इंट्रा स्टेट सेल हुआ, यानी कि विद इन स्टेट सेल, तो उसके केस में क्या होगा? दो हिस्से में बांटा जाएगा, यानी कि 18% को 50% एंड 50% स्लॉट में डिवाइडेड किया जाएगा, यानी कि 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास एंड 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वहीं पे अगर कोलकाता में रह के वही टूथपेस्ट अगर हम लोग बिहार, यूपी, जो भी बाहर का स्टेट है, वहां पर अगर हम लोग सेल करते हैं, परचेस करते हैं, तो हमको एक ही बार 18% देना पड़ेगा और वो डायरेक्ट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि आईजीएसटी जो होता है, हम कहाँ पर लिखते थे, हाँ, ये जो आईजीएसटी होता है ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। ठीक है, और अगर स्टेट विद इन स्टेट हो रहा है तो वो 50% सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। आई होप कि ये जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है शायद तुम लोग समझ पाए, क्योंकि इससे ज़्यादा इस वीडियो में हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस का बात है कि तुम लोग अभी क्लास 11 में पढ़ रहे हो, तो पूरा जीएसटी एक सब्जेक्ट होता है, और पूरा जीएसटी एक सब्जेक्ट अगर तुम लोग को जानना है तो तुम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फोर्थ सेम के लिए। फोर्थ सेम में ग्रेजुएशन का, सॉरी फोर्थ सेम बोल रहा है, फिफ्थ सेम में हम लोग का जीएसटी का अलग एक पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है। जीएसटी इज 100 मार्क्स का, तो उस टाइम पे हम लोग का पूरा डिटेल्स में सप्लाई, आपका जो क्रेडिट जीएसटी है, ये सब कुछ अलग अलग चैप्टर्स है जीएसटी का। सो बहुत सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे, इनपुट क्रेडिट, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम होगा, मगर डिटेल्स में हम लोग को क्लास 11 में नहीं है, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू है। ठीक है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ही बोले जितना हम लोग को दरकार होगा एटलीस्ट अकाउंट्स करने के टाइम को। ठीक है, तो अब हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे होता है जीएसटी का कैलकुलेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करें, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ ले क्वेश्चंस को, रीड आउट कर ले, उसके बाद एक एक करके समझाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है स्टार्टेड बिजनेस। अच्छा, पहला जो इंफॉर्मेशन है वो पहले पढ़ लें। जो ओनर है देखो ऊपर में, वो ओनर हम लोग का कहाँ पर है? लुधियाना, यानी कि पंजाब में है। ठीक है, लुधियाना पंजाब में अगर है तो उसका स्टेट जो है वो है पंजाब में। सही, तो अगर स्टेट पंजाब में है तो अगर वो पंजाब में कहीं पे सेल करता है गुड्स को या परचेज करता है तो उसके लिए एसजीएसटी एंड सीजीएसटी होगा। और अगर वो लुधियाना में रह के कोई दूसरा स्टेट में गुड्स को सेल करता है या परचेज करता है वहाँ से, तो उसको आईजीएसटी देना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। ओके, तो क्वेश्चंस को हम एक बार पढ़ लें। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 50,000, नॉर्मल जनरल है, कैश टू कैपिटल। ठीक है ना। ओपन करेंट अकाउंट बाय पर्सनल चेक, पर्सनल चेक मतलब खुद का पैसा से वो किया है। ओके, उसके बाद खुद का घर का पैसा से। उसके बाद बोला है कि परचेस मशीनरी बाय चेक। ओके, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन चार्ज फॉर दैट मशीन्स 2000। परचेस टिम्बर, परचेस टिम्बर फ्रॉम, टिम्बर मतलब होता है वुडन, टिम्बर फ्रॉम एक्स वाई कंपनी। ब्रैकेट में जो दिया है वो कहाँ है, कहाँ से परचेस कर रहे हैं? लुधियाना में, यानी कि पंजाब में ही रह के पंजाब का ही गुड्स परचेस कर रहा है। सो इस केस में अगर हम लोग जीएसटी चार्ज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम लोग को इसके ऊपर जीएसटी मतलब कौन सा टाइप के ऊपर देना पड़ेगा? इंट्रा स्टेट सेल, यानी कि एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ऑल्सो। उसके बाद है कि परचेस टिम्बर फ्रॉम सीडी कंपनी कोलकाता, यानी कि पंजाब में है वो लुधियाना में,
और उसके हिसाब से वो सेल किया है कहाँ पर, दूसरे स्टेट में, तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, मतलब कौन सा टैक्स चार्ज होगा, IGST। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, सेल्स टिम्बर टू ST लिमिटेड, लीस्ट प्राइस। अच्छा, टिम्बर का जो बात था वो थोड़ा सा देख ले, लीस्ट प्राइस ऑफ 20,000 10% डिस्काउंट, वो देखेंगे वैसे एक बार पढ़ ले रहे हो। और सेल्स में भी बोला है कि लीस्ट प्राइस इज 10,000 बट उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10%। इशू टू चेक, इशू XY कंपनी टू चेक द फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है फाइनल सेटलमेंट, यानी कि इसके बाद उसको और कोई पेमेंट नहीं करना है। दूसरा है रिसीव फ्रॉम ST कंपनी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मतलब ST कंपनी से जो मिला वो भी फाइनली है, उसके ऊपर मुझको और देना नहीं पड़ेगा कोई, मतलब कलेक्शंस नहीं होगा। एंड लास्ट जो है, इशू अ चेक ₹5,000 रेंट फॉर फेब, हम लोग जनवरी में बिलोंग कर रहे हैं और फेब का दे रहे हैं, तो दैट इज अ प्रीपेड, यानी कि एडवांस पेड कर रहे हैं। लास्ट में क्या बोला है देखो, CGST एंड SGST इज लेविड at the rate of 9% each, 9% each because of वो SGST एंड CGST का जो तोड़ होता है 18% का, उसको तोड़ दिया 9% each। इंटरेस्ट रेट सेल अप एंड परचेस, यानी कि अगर हम लोग सेल करते हैं क्या परचेस करते हैं, तो हम लोग को GST दे के खरीदना पड़ेगा, नहीं तो बेचना पड़ेगा। ओके, एंड दूसरा केस में क्या बोला, IGST इज लेविड, लेविड का मतलब चार्ज होता है, लेविड एट द रेट ऑफ 18%, क्योंकि IGST सिंगल होता है तो उस केस में हमको डिविजन्स करने का तरीका नहीं है। एंड यहाँ पर भी बोला है कि सेल्स एंड परचेस के ऊपर केस होगा। सो बस इतना ही हम लोग का था। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो जर्नल है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जर्नल जो था कैश टू कैपिटल होगा, इसका तो कोई नॉर्मल बात है, इसमें क्या समझाना, और अभी 4-5 क्लास में तो वही सब पढ़ ली। दूसरा था कि ओपन ए करेंट अकाउंट बट पर्सनल कैश, ये थोड़ा सा समझना था। पर्सनल कैश का मतलब होता है कि घर का पैसा से हमने बिजनेस अकाउंट खोला, बिजनेस का बैंक अकाउंट खोला। करेंट अकाउंट ऑब्वियसली बिजनेस अकाउंट होता है, बिजनेस का ट्रांजेक्शन उससे ज़्यादा होता है। सो डेफिनेट मेरा घर का पैसा, अगर हम मेरा बिजनेस का कोई भी कुछ करते, बिजनेस में इन्वेस्ट करते, कि बिजनेस में लगाते, कि बिजनेस में ट्रांसफर करते, बिजनेस में पुट ऑन करते, तो उस केस में हम लोग को वो कैपिटल बनता है। सही, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में भी वही हम बोले थे। तो इस केस में हम लोग को बैंक टू कैश नॉर्मल जनरल होता है, मगर वो कैश का सोर्स कौन सा जगह से आया है, मेरा घर से, तो पर्सनल चेक है, मतलब पर्सनल कैश से हमने पेमेंट किया, तो वो मेरा कैपिटल बन गया। तो जनरल क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट केस क्या है, परचेज मशीनरी बाय चेक, नॉर्मल जनरल है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन चार्ज फॉर दैट मशीन्स, यानी कि वो मशीन्स को खरीद तो लिया, मगर उसके ऊपर जो इंस्टॉलेशन चार्ज का मतलब होता है बिठाने का खर्चा, यानी कि सेटअप कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, सेटअप कॉस्ट, और इसका और एक नाम भी है इरेक्शन चार्जेस। ये इरेक्शन चार्जेस हो क्या सेटअप कॉस्ट हो, ये केस में हम लोग को ये एज्यूम करना, मतलब ये सोचना पड़ता है कि जो खर्चा हुआ है वो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर मशीन्स को सेटअप करने के लिए खर्चा हुआ है। तो अगर वो मशीन्स को सेटअप करने के लिए खर्चा हुआ है तो वो कॉस्ट वन टाइम हम लोग को करना पड़ेगा, वो बार बार वो वेजेस को हमको बार बार पेमेंट नहीं करना है, सही, वन टाइम ही करना है। क्योंकि जो लेबर आया है, फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम लोग के घर में कोई एसी लाया है, एसी खरीदा है, तो एसी अगर पापा ने खरीद के लाया है, ठीक है, तो ऑब्वियस का बात है कि जो 2-3 दिन के बाद लेबर आएगा उस कंपनी से, स्टाफ आएगा, आके वो सेटअप कर देगा। तो वो सेटअप कॉस्ट कितना बार हम लोग पे करते हैं, हर मंथ नहीं, तो वन टाइम करते। सो अगर वन टाइम करते हैं तो डेफिनेट है कि वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होता है तो ये मेरा वो एसेट के साथ अटैच होगा, यानी कि एसेट में वो कॉस्ट ऐड होगा। सो जनरल क्या होना चाहिए इस केस में, मशीन्स अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉट वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वेजेस रेगुलर बेसिस में हम लोग देते हैं, रेगुलर मतलब डेली पर्पस में, मंथली पर्पस में हो सकता है, मगर
डेली पर्पस में होता है, वही चीज को हम लोग डेली बोलते हैं। मगर ये केस में जो वेजेस पे कर रहे हैं वो वन टाइम हम लोग पे करेंगे क्योंकि सेटअप कॉस्ट है। सो डेफिनेट है कि इसका जनरल मशीन्स के साथ अटैच होगा, तो मशीन्स अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। चेक से दिया था क्या? नहीं, कुछ नहीं बोला था, तो कैश में, तो इसका भी जनरल मशीन टू कैश होगा, नॉट वेजेस टू कैश। ओके, परचेज टिम्बर। अब देखो यहाँ पर हम लोग, बहुत लोग तो ये सोचता होगा कि टिम्बर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ऊपर में देखो जो ओनर है वो फर्नीचर का ओनर है, फर्नीचर का ओनर है मतलब वो फर्नीचर बनाता है। तो फर्नीचर अगर कोई बनाता है, उसका अगर प्रोडक्ट है फर्नीचर, तो उसका रॉ मटेरियल तो होगा वुडन यानी कि टिम्बर। तो अगर वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो वो तो अपना गुड्स खरीद रहा है, अपना स्टॉक खरीद रहा है, वो तो कोई एसेट नहीं खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई फ्लैट खरीदता है, कोई फ्लैट हम लोग खरीदते हैं, तो फ्लैट खरीदने के बाद हम लोग सबको बोलते हैं कि देखो यार हमने इतना लाखों का करोड़ों का फ्लैट्स खरीदे, मेरा एसेट है, देखो सही, ठीक। यानी कि हम लोग अगर एक फ्लैट भी खरीदते हैं तो पूरा फैला देते हैं कि ये मेरा एसेट है, और सही भी है, वो हम लोग का एसेट ही है। घर जो है हम लोग का घर, सो ऑब्वियसली ये मेरा एसेट है। बट प्रोमोटर वो फ्लैट को बेचता है, तो सोच के देखो वो प्रोमोटर के पास कितना फ्लैट्स होगा, बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोमोटर के पास 100 फ्लैट्स है, 100 फ्लैट्स है, ठीक। तो 100 क्या उसके पास एसेट है? नहीं, वो उसका एसेट नहीं है, क्योंकि वो तो बेचने के लिए खड़ा है भाई, वो तो उसका लिए स्टॉक है, वो फ्लैट उसके लिए, प्रोमोटर के लिए स्टॉक है। और जब वो स्टॉक हम लोग खरीदते हैं वो हम लोग के लिए एसेट माना जाता है। जैसे कि हम लोग बुक्स को एसेट बोलते हैं, क्योंकि बुक से हम लोग बहुत ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। तो कोई बुक स्टोर में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग का घर से बहुत ज़्यादा बुक्स वहाँ पर मिलेगा, तो क्या वो दुकानदार के लिए भी वो एसेट है? नहीं, वो दुकानदार बेचने के लिए रेडी है, तो वो गुड्स नहीं है उसके लिए, वो स्टॉक है। सिंस इट इज अ स्टॉक, तो ये उसके लिए गुड्स माना जाएगा, तो ये परचेज बोल के आएगा, ना टिम्बर बोल के। बात क्लियर? सो यहाँ पर जनरल क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेज किया है तो कैश में तो किया नहीं है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई को। बट यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लुधियाना में खरीदा है और ये गुड्स ओरिएंटेड माल है, तो नीचे में बोल ही दिया था कि गुड्स सोल्ड एंड परचेज केस में क्या होगा? जीएसटी चार्ज होगा। तो इस केस में जीएसटी तो चार्ज होगा, बट इस केस में हम लोग को लिस्ट प्राइस जो दिया है 20,000, उसके साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होके हमको पेमेंट करना है। तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000, तो 2,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा सर? 18,000। यानी कि अगर 18,000 बचता है तो 18,000 के ऊपर मुझको जीएसटी भी देना पड़ेगा, नॉट 20,000 के ऊपर, क्योंकि 20,000 तो वो प्राइस ही नहीं रहा, वो तो उसके पास एमआरपी प्राइस है। अब वो हमको कम दाम में थोड़ा सा डिस्काउंट देके दे रहा है, तो ऑब्वियसली जो प्राइस में वो मुझको दे रहा है वो प्राइस के ऊपर हम जीएसटी देंगे। सो 18,000 का सिंस वो लुधियाना में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली एसजीएसटी एंड सीजीएसटी होगा। तो 18,000 का 9%, यानी कि 1620, ये उसको एक बार सीजीएसटी के हिसाब से पे करना पड़ेगा एंड एसजीएसटी के हिसाब से पे करना पड़ेगा, मतलब हम पे करेंगे ऑब्वियसली एक्स वाई कंपनी को। सो क्योंकि वो मुझको गुड्स बेच रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से जनरल क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट 18,000, एसजीएसटी 1,620, इनपुट। अच्छा, और एक बात बोलते हैं, ये जो एसजीएसटी हम लोग लिखेंगे ना, इसमें हम लोग इनपुट बोल कर लिखेंगे। परचेज के केस में इनपुट टैक्स बोल के होता है, इनपुट मतलब होता है हम लोग जो परचेज कर रहे हैं, हम लोग जो प्रोडक्ट में इनपुट करते हैं, और जब हम लोग गुड्स बेचते हैं तो हम लोग को आउटपुट बोल के लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बात समझ में आया? यानी कि जो आउटपुट है वो कौन सा केस में हम लोग को यूज होगा? सेल्स के केस में। और इनपुट कौन सा केस में होगा? परचेज के केस में। सो इस केस में हम लोग का इनपुट एसजीएसटी बोल के
लिखना पड़ेगा। सो इनपुट एसजीएसटी कितना होगा 1620। कैसे आया सर? 18,000 के ऊपर 9% चार्ज कर दो। सर क्यों 9%? क्योंकि 9% ईच केस में बोला था ना एसजीएसटी एंड सीजीएसटी के हिसाब से। तो 1620 एज वेल एज सीजीएसटी बोल के भी आएगा, मगर सिर्फ सीजीएसटी तो नहीं आएगा। क्या बोल के आएगा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये सब मेरे लिए पेमेंट हो रहा है, ये सब हम मेरे लिए खर्चा है, टैक्स ऑल्सो एक्सपेंस में आता है। सो पूरा जनरल क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट 18,000, इनपुट सीजीएसटी 1620, इनपुट एसजीएसटी 1620 ऑल्सो सेम, क्योंकि 9% टू एक्स एंड वाई को कितना हो रहा है? 21,240 ये हमको पे करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट केस में बोला था कि परचेस जो टिम्बर कर रहा है वो हम लोग का सीडी कंपनी से हम लोग परचेस कर रहे हैं, मगर वो सीडी कंपनी कहाँ पर है? कोलकाता में, यानी कि स्टेट टू अनदर स्टेट हो गया, स्टेट टू अनदर स्टेट। तो स्टेट टू स्टेट अगर हो रहा है, विद इन स्टेट में नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग को आईजीएसटी देना पड़ेगा। ओके, नाउ परचेस टिम्बर, इसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं है, तो जितना हम लोग परचेस किए वही होगा। सो इसमें जनरल क्या होगा? और इसमें भी टिम्बर है, तो वो ओनर के लिए जिसका हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं उसके लिए वो क्या माना जाएगा? गुड्स स्टॉक, तो ये भी उसके लिए परचेज माना जाएगा। यानी कि इस केस में परचेज अकाउंट डेबिट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सीडी कंपनी, यानी कि 15,000 के ऊपर मुझको डायरेक्ट 18% चार्ज करना पड़ेगा। सो 2,700 होगा, यानी कि मुझको जनरल का प्राइस क्या होगा? 15,000 डेबिट परचेज, आईजीएसटी 2,700 टू सीडी कंपनी होगा 17,700। सिंपल, ओके। नेक्स्ट केस क्या बोला था कि सोल्ड टिम्बर, फिर से टिम्बर सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए स्टॉक सेल हो रहा है, तो यहाँ पर सेल आएगा, टिम्बर नहीं। टिम्बर किसको सेल कर रहे हैं? एसटी कंपनी को। तो एसटी कंपनी को अगर बेच रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10,000 जो प्राइस है उसमें 10% माइनस कर दो तो कितना आएगा? 10% ही तो, हाँ 10% माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 9,000, मतलब 1,000 माइनस हो गया तो 9,000 आएगा। तो 9,000 के ऊपर हम लोग को कहाँ पर बेचा है? कुछ बोला है क्या? लुधियाना के दूसरा कोई स्टेट? नहीं। तो अगर कुछ नहीं बोलता है, कोई स्टेट का मेंशंस नहीं करता है, तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि वो विद इन स्टेट में सेल किया है, यानी कि इस केस में हम लोग को फिर से एसजीएसटी एंड सीजीएसटी पे करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर हम लोग सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी होगा। तो 9,000 के ऊपर मुझको 9% देना पड़ेगा, यानी क्या? 810। तो जनरल क्या होगा टोटल? एसटी कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ये करने के बाद आउटपुट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी के तुम लोग साइड में भी दिखा सकते हो कि 9,000 इंटू 9%, तो तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा कि 810 कैसे आ रहा है। तो कितना आ रहा है? 810 दो और 9,000, यानी कि 10,620 हमको पे करना, मतलब सॉरी वो हमको पे करेगा, हम सेल कर रहे हैं, तो कलेक्शंस होगा मेरे हिसाब से 10,620। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री था इशू मतलब होता है पेमेंट करना। इशू टू XY कंपनी अ चेक इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब हम थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है इसके बाद और तुमको कोई पेमेंट, क्या मुझको कोई कलेक्शंस नहीं होगा, यानी कि दैट इज द फाइनल पेमेंट। तो अगर फाइनल पेमेंट है तो एक बार तुम लोग देख लो कि परचेज में हम लोग कितना किए थे? 15,000। तो XY कंपनी को कितना में हम बेचे थे? 18,000 था, 18,000 के ऊपर 21,240 हम उससे परचेज किए थे, सही।
तो हमको डेफिनेटली 21,240 पेमेंट करना है, मगर हम कितना पे कर रहे हैं? 21,000 ओनली, यानी कि 240 हम नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली उसका पैसा हम थोड़ा सा रख दे रहे मतलब हम नहीं दे रहे, और वो भी मुझको छोड़ दिया, वो पैसा 240 रुपये को छोड़ दिया, तो वो मुझको क्या दिया? डिस्काउंट दिया। और हमने क्या किया? हमने वो डिस्काउंट को रिसीव किया। तो मेरे हिसाब से क्या होगा? मेरे हिसाब से जनरल होगा, क्योंकि उसको हम पे कर रहे, तो पेमेंट का तो जनरल होगा ही, यानी कि एक्स वाई कंपनी अकाउंट डेबिट 21,240 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं 21,000, एंड टू डिस्काउंट रिसीप्ट अकाउंट ऑल्सो 240, क्योंकि 240 हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। और एक बात बोलना चाहते हैं, जब भी फुल सेटलमेंट का बात आएगा तब याद रखना, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, जिससे हम रिसीव कर रहे हैं ये फुल सेटलमेंट के केस में, उसके साथ हम ऊपर मतलब कभी ना कभी परचेज का सेल्स हुआ होगा। तो तुम लोग एक बार ऊपर में मतलब आगे में जाके देख लेना कि कितना हम उसको बेचे थे, कि कितना हम उससे परचेज किए थे, टोटल अमाउंट कितना था, और अब हम कितना उसको पेमेंट कर रहे हैं, कि हम कितना अभी उसको रिसीव करें उससे। सो उससे तुम लोग को पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना हो रहा है, ठीक है। और पेमेंट के केस में डिस्काउंट रिसीप्ट होता है, रिसीप्ट के केस में मतलब कैश रिसीप्ट के केस में डिस्काउंट अलाउड होता है, क्योंकि हम जब रिसीव कर रहे तब हम छोड़ रहे कुछ पैसा, जैसे कि इस केस में क्या हुआ कि एक्स वाई कंपनी मुझको छोड़ दिया कुछ पैसा, यानी कि डिस्काउंट अलाउ किया, और उसका रिसीप्ट हुआ 21,000। बात क्लियर? मेरे हिसाब से वो इनकम हुआ, उसके हिसाब से लॉस हुआ। मेरे हिसाब से पेमेंट था, इसलिए मुझको कुछ कम देना पड़ा, तो वो मेरा इनकम था, और उसके हिसाब से रिसीप्ट हुआ तो उसको कुछ कम मिला, सो उसके लिए अलाउ माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट, रिसीप्ट फ्रॉम एसटी कंपनी इन फुल सेटलमेंट 10,220। तो एसटी कंपनी को हम कितना बेचे थे? 10,620, 10,620 बेचे थे। अगर 10,620 बेच रहे तो डेफिनेट हम 10,620 रिसीव करना चाहिए, मगर हम कितना रिसीव कर रहे हैं? 10,220, यानी कि 400 हम छोड़ रहे एसटी कंपनी को। तो मेरे हिसाब से वो क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड हुआ, और एसटी कंपनी का डिस्काउंट रिसीव हुआ, मगर एसटी कंपनी का तो हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे, हम मेरा अकाउंट मेंटेन कर रहे। तो मेरे हिसाब से अगर डिस्काउंट अलाउ हुआ तो ये मेरे लिए लॉस है। तो नॉर्मली रिसीप्ट का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी, बट इस केस में क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 10,220, ओके, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू एसटी कंपनी 10,620, यानी कि उसको जितना हमने उसको डेबिट किए थे उतना ही अमाउंट से हम क्रेडिट भी किए। एंड एक्स वाई कंपनी का भी केस में वही हुआ था, जितना अमाउंट से उसको क्रेडिट किए थे उतने ही अमाउंट से देखो 21,000 कितना था? 21,640 कुछ था ना, हाँ 640, तो उस उतना ही अमाउंट से क्रेडिट भी हमने किया, मतलब सॉरी क्रेडिट था तो डेबिटेड किया, ओके। एंड नेक्स्ट लास्ट, चेक्स, इशू चेक्स 5,000 रेंट फॉर फेब्रुअरी, यानी कि फेब्रुअरी का चेक हम लोग पे कर रहे हैं। तो फेब्रुअरी का अगर चेक हम लोग पे करते हैं तो उसमें हम लोग एडवांस दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जनवरी में बिलोंग कर रहे हैं, तो जनवरी में बिलोंग करके अगर नेक्स्ट मंथ का फीस हम दे रहे, कि सैलरी दे रहे, कि रेंट दे रहे, कि इंश्योरेंस दे रहे, तो वो मेरे लिए प्रीपेड माना जाता है। एंड हम लास्ट क्लास में ही बोले थे कि प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब होता है मेरा एसेट, यानी कि उससे हम पैसा तो कलेक्शन नहीं करेंगे, मगर उस जिस पर्पस में हम उसको पैसा दे दिए वो पर्पस में हम यूटिलाइज करेंगे। सो जहाँ से भी मुझको यूटिलाइज मिलता है वो मेरे लिए क्या माना जाता है? एसेट्स, जिसका बेनिफिट हमको मिलता है उसको बोला जाएगा एसेट्स। सो इस केस में जनरल क्या होगा? रेंट हमने एडवांस में दिए तो जनरल होगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, सिंपल, ओके। तो आज जीएसटी का भी क्वेश्चंस हो गया, नॉर्मल जनरल का भी हो गया, और कुछ जो लास्ट वीडियो हम छोड़े थे उसमें भी बहुत सारा एक्स्ट्रा जनरल भी था गुड्स के ऊपर, तो वो भी हो गया। तो एक बार तुम लोग सारा चीज़ देख लेना, अगर तुम लोग के पास याद है तो मतलब तुम लोग के पास पूरा
क्लैरिटी है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अगर तुम लोग भूल गए कोई पुराना चीज़ तो एक बार देख लेना, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए